नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में इस वक्त हम दोनों मौजूद हैं। हर एक मॉर्निंग अपडेट यहां से आपके सामने रखेंगे, हर एक डिटेल के साथ में, तो बने रहिए हमारे साथ। तो फिट इंडिया की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रशिया गए थे और वहां से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत युद्ध का नहीं बल्कि कूटनीति और संवाद का समर्थक है। तो वापस लौट चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। बोले, भारत युद्ध का नहीं कूटनीति और संवाद का समर्थक, आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरा रवैया नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से भारत की बातों को सामने रखा है और साथ ही ये एक बार फिर से साफ किया कि भारत हमेशा से संवाद का समर्थक रहा है, आपसी बातचीत का समर्थक रहा है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण, खास करके उस वक्त जब रशिया और यूक्रेन दोनों युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी की वैसे तो कई राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात हुई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में, लेकिन जिस मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी थी वो थी शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात और उनसे द्विपक्षीय बातचीत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ में कई मुद्दों के ऊपर बायलैटरल चर्चा को अंजाम दिया। सीमा के मुद्दों पर सहमति बनाने का स्वागत यहां पर दोनों के बीच में हुआ है, क्योंकि बॉर्डर एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज यानी कि चीन और इंडिया के बीच में साइन हो चुका है। तो ऐसे में ये मुलाकात बहुत ही अहम थी। रूस के कजान में ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, जिस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 5 साल बाद दोनों की मुलाकात हुई। भारत की प्राथमिकता सीमा पर शांति बनाए रखना है। एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। लेकिन ये कोई एक दिन की बात नहीं है जब भारत और चीन एक साथ में आ गए। ये कोई एक दिन की बात नहीं है जब शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ मिलाने लगे हो, बल्कि ये काफी लंबे समय से चला आ रहा है। एलएसी के मुद्दे को लेकर 30 राउंड की टेबल कॉन्फ्रेंस और टेबल बातचीत दोनों देशों के बीच में इससे पहले हो चुकी है। तो मिलिट्री टॉक्स कई लेवल की हो चुकी है। हाई लेवल यानी जो हाई लेवल के मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनके बीच आपस में 30 राउंड की बातचीत हुई है। अब जो सहमति बनी है उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुताबिक 2020 से पहले वाली स्थिति एलएसी पर बहाल होगी, यानी 2020 से पहले जहां तक भारतीय सैनिक एलएसी पर पेट्रोलिंग करते थे या फिर भारतीय चरवाहे जहां तक जाते थे वहां तक जाएंगे। यथास्थिति 2020 से पहले बनाने की मांग भारत हमेशा से करता रहा है और वही मांग इस बार इस समझौते में, इस बातचीत में मानी गई है। और भारत और चीन के बीच जो बातचीत हुई उस समझौते में क्या क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस बात को सामने रखा है। चलिए आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो एलएसी के मुद्दे को सुलझाने के लिए भारत चीन की स्पेशल टीम जल्द मिलेंगी, यानी जो बात है दोनों देशों के बीच में वो आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगी। ये स्पेशल टीम बॉर्डर के सभी मुद्दों का एक तार्किक समाधान निकालने वाली है। विदेश मंत्रालय के स्तर पर जल्द ही ऑफिशियल मीटिंग भी की जाएगी और इसको लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी जल्द ही जारी होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर भारत और चीन के संबंध अब आने वाले समय में सुधरते हुए नजर आने वाले हैं। खासतौर पर ये बैठक हुई, ये जो मीटिंग्स हुई है, ये उस बात का प्रमाण है।
और अब आगे बढ़ते हुए खबरों में बात करते हैं महाराष्ट्र के चुनावों से जुड़ी हुई जानकारी की, जिसमें फिलहाल एक तरफ विपक्ष और साथ साथ में सत्ताधारी पार्टी दोनों के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, लेकिन फिलहाल अभी भी कई ऐसी सीटें हैं जिसके ऊपर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। 33 सीटों पर क्या होगा ये अभी साफ नहीं है। इस सब के बीच पसमानदा मुसलमान महाविकास अघाड़ी से नाराज नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी नाराजगी की वजह क्या है आपको रिपोर्ट में दिखा देते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के मुताबिक तीनों दल बराबर बराबर यानी 85-85-85 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेंगे। बाकी 33 सीटों पर क्या होगा ये अभी तक साफ नहीं है। हालांकि नाना पटोले के मुताबिक 18 सीटों पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन दलों के साथ बातचीत की जाएगी। जिन सीटों पर सहमति बन गई है उसकी लिस्ट फाइनल कर दी गई है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। आदित्य ठाकरे आज सुबह 10 बजे लोअर परेल से समर्थकों के साथ मोर्चा निकालेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे बीएमसी ऑफिस में वो नामांकन करेंगे। महाविकास अघाड़ी जिन 288 सीटों पर चुनाव लड़ेगी उसमें से तकरीबन 95% सीटों का बंटवारा हो चुका है। सूत्रों के हवाले से जो फॉर्मूला सामने आया है उसके मुताबिक महाराष्ट्र की 288 सीटों में कांग्रेस 85, उद्धव की शिवसेना 85 और शरद पवार गुट 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन 33 सीटों पर पेंच अभी भी फंसा हुआ है, जिस पर चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र में वोटिंग 20 नवंबर को होनी है, जिसमें अब महज 1 महीने का वक्त बचा है। लेकिन शिवसेना उद्धव गुट और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर खींचतान जारी है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत और कांग्रेस के नेता नाना पटोले के बीच मतभेद की खबरें भी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई थी, जिसका फायदा बीजेपी को हो रहा था। लेकिन शिवसेना ने पहली लिस्ट जारी कर हालात को संभालने की कोशिश की। हमारे में कोई मतभेद नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। लेकिन उसके उलट महायुति आत्मविश्वास से लबरेज है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी में कामाख्या देवी के मंदिर में माथा टेका और महायुति की जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। वो लोग स्वार्थ के लिए सरकार बनाए हुए थे, निजी स्वार्थ के लिए, जनता के लिए नहीं। तो उनका आपस में ही मेलजोल नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो आपस में लड़ झगड़ेंगे और गिर पड़ेंगे, और इसलिए सरकार जो है आम जनता की फिर से आएगी कामाख्या देवी के आशीर्वाद से। इस बीच महाविकास अघाड़ी को परेशान करने वाली खबर भी है, क्योंकि पसमानदा मुसलमान महाविकास अघाड़ी से बुरी तरह नाराज है। टाइम्स नाउ नव भारत ने पसमानदा मुसलमानों की एक चौपाल लगाई। इस दौरान पसमानदा मुसलमानों ने जो कहा वो एमवीए की परेशानी बढ़ाने वाला है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आखिर पसमानदा मुसलमान ओबीसी समाज क्या सोचता है, क्या उनका मूड है चुनाव को लेकर के, ये जानने के लिए मेरे साथ यहाँ पे कई सारे लोग मौजूद हैं। इसमें कुरैशी समाज, अंसारी समाज, शिकलगर समाज, सलमानी समाज, हाशमी समाज, शाह समाज, तमाम समाज के अलग अलग लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। टाइम्स नौ भारत पर खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनके मन की राय कैसा। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आज के जो कार्यक्रम था उसका मुद्दा क्या था, आप बहुत ही संक्षिप्त में छोटे छोटे जवाब में बताएं। देखिए, आज के कार्यक्रम का खास मुद्दा आने वाला विधानसभा चुनाव। आने वाले विधानसभा चुनाव में पसमानदा ओबीसी समाज हिस्सेदारी चाहता है। मुस्लिम समाज में पसमानदा की आबादी 70 से 80% के बीच मानी जाती है, यानी एक अहम वोट बैंक है। इनकी नाराजगी इसलिए अहम है क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। लेकिन चुनाव में इस समाज ने महाविकास अघाड़ी को एकजुट होकर मतदान किया, लेकिन विधानसभा के चुनाव में पैटर्न बदला हुआ दिखाई दे सकता है। चुनाव के अंदर तो एकजुट होकर के एक मत दिया गया और कई सारी जो महाविकास अघाड़ी की जो पार्टियां हैं, नेता हैं, उनको फायदा पहुंचा। क्या वही पैटर्न जो है अब वापस विधानसभा में महाराष्ट्र में दिखाई देगा या फिर अब हालात जो है अलग होंगे? आपका क्या है? देखिए, मेरी पर्सनल व्यक्तिगत अगर आप राय पूछते हैं तो पैटर्न चेंज होगा, क्योंकि जिस विश्वास के साथ मुस्लिम समाज, पसमानदा समाज ने महाविकास अघाड़ी के साथ खड़ा था, उस विश्वास के साथ कहीं ना कहीं पर सौतेला व्यवहार देखने को। मैं समझता हूं कि मुसलमानों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि महाविकास अघाड़ी में अगर कांग्रेस बड़ी पार्टी है, बड़ा भाई है, तो कभी राहुल गांधी ने यह भी नहीं कहा कि मुसलमानों का मतलब ओपन नाम नहीं लिया। माइनॉरिटीज की वो बात करते हैं, लेकिन कभी भी आप ध्यान
और अब खबर गुजरात के जूनागढ़ से, जहां पर उस वक्त दहशत फैल गई जब शेर के 2 शावक बीच रास्ते में आ गए। और सोचिए कि ट्रैफिक वाली सड़क जहां पर गाड़ियों की आवाजाही हो रही हो, वहां पर शावकों का वीडियो बनाते लोग नजर आए। आप भी देखिए। सड़क पर खुले में घूम रहे इन शावकों को देखिए। रोड पर ठीक ठाक ट्रैफिक है। दोनों शावक सड़क किनारे खड़े हैं। यहाँ से कई बाइक सवार भी गुजर रहे हैं। दोनों शावक आते जाते ट्रैफिक को इसी तरह से काफी देर तक देखते रहे। उस वक्त सड़क पर चल रहे लोगों में दहशत का माहौल भी फैल गया, लेकिन गनीमत रही कि दोनों ही शावकों ने किसी पर हमला नहीं बोला। हैरान करने वाली तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ भवनाथ के पास से आई हैं, जहां जंगली इलाके से आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंचे इन दोनों शावकों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि शाम के वक्त जंगल से निकलकर ये शेर के बच्चे भवनाथ महादेव मंदिर के पास पहुंच गए। वहां से गुजरने वाले लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल किया तो रोड पर चल रहे कई लोग शेर के इन बच्चों को देखने के लिए भी रुकते नजर आए। अगर आप भी बाहर खाना खाने के शौकीन हैं और इस विश्वास के साथ बाहर खाना खाते हैं कि आपको सब कुछ बहुत साफ सुथरा मिलेगा, तो अगली खबर आपके लिए। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से बहुत ही घिनौनी खबर सामने आई है। जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं उसमें ये शख्स रोटियां बनाते हुए उन पर थूकता हुआ नजर आ रहा है। आप भी देखिए। बाराबंकी से थूक जिहाद का एक और घिनौना वीडियो आया है। हाफिज होटल में रोटी बनाने वाला शख्स उसमें थूकता हुआ नजर आया। इस वीडियो को देखिए। एक शख्स सड़क किनारे बने ढाबे पर रोटियां बना रहा है। वह इस दौरान हर रोटी पर थूक भी रहा है। उसने कई रोटियां बनाई और सब्जी में थूका। रोटी बनाते हुए रसोई कर्मी एक बार नहीं बल्कि कई बार उसमें थूकता हुआ दिखाई देता है और सामने मौजूद एक शख्स इसका वीडियो बना लेता है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने होटल को सील कर दिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। इस वीडियो को देखकर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। यूपी में थूक जिहाद रोकने के लिए अध्यादेश लाने की बात चल रही है, मगर थूक जिहाद का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और अब खबर आगरा से, जहां पर गैंगस्टर इमरान की 80 लाख की संपत्ति को आगरा पुलिस ने कुर्क किया है। इस दौरान पुलिस ढोल नगाड़े लेकर वहां पर पहुंची और कुर्की की कार्रवाई करने के लिए जब पुलिस वहां पर पहुंची तो घर के बाहर से ही माइक से आवाज लगाती हुई नजर आई। दिखा देते हैं आपको भी। सड़कों पर पुलिस बल है। भारी संख्या में पुलिसकर्मी बैंड बाजे के साथ सड़कों पर उतरे हैं, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है। लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट भी की जा रही है और फिर पुलिस का ये दल एक आलीशान घर में पहुंचता है, जहां छानबीन करते दिख रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस के मौके पर पहुंचने और कार्रवाई करने के दौरान भी बैंड बाजा बजाया जा रहा है। तस्वीरें यूपी के आगरा से आई हैं, जहां ढोल नगाड़ों के साथ अपराधी के घर की कुर्की के लिए पुलिस पहुंची और गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी इमरान और इरफान की 80 लाख की संपत्ति को सील कर दिया गया। पुलिस ने ये कार्रवाई थाना हरि पर्वत में दर्ज मुकदमे के आधार पर की और आरोपियों की कुल 4 संपत्तियों को कुर्क कर दिया गया। इस मौके पर डीसीपी सिटी सहित 2 सर्किल के एसीपी और भारी फोर्स मौजूद थी। मुनादी कराकर आरोपियों की संपत्ति को कुर्क किया गया। यूपी पुलिस के इस अनोखे स्टाइल में कार्रवाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी के इटावा में अचानक से एक क्रोकोडाइल घर के अंदर घुस गया, उससे जुड़ी हुई खबर। बिल्कुल, और क्या वन विभाग की टीम उस क्रोकोडाइल को पकड़ पाई, चलिए आपको दिखा देते हैं। पुलिस और वन विभाग अधिकारियों के हाथ में मगरमच्छ है। उसके मुंह पर टेप लगा है, रस्सी से पैर बंधे हैं और वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर राहत है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ है कि लोग ट्रॉफी की तरह मगरमच्छ को हाथ में लिए फोटोग्राफी करवा रहे हैं। दरअसल ये मगरमच्छ बड़ी मुश्किल के बाद इन लोगों के हाथ लगा है। यूपी के इटावा में इस मगरमच्छ ने रिहायशी इलाके में इतना उत्पात मचाया कि लोग अपने घर से बाहर निकलने से पहले कई बार सोच रहे थे। लोग मकान से बाहर तो नहीं निकल रहे थे, लेकिन मगरमच्छ मौके का फायदा उठाकर एक घर के अंदर चुपके से घुस गया। 40 किलो के वजन वाले इस 6 फीट के मगरमच्छ को देखकर परिवार के हाथ पांव फूल गए। बाद में वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। पुलिस वाले भी मौके पर पहुंचे और आखिरकार मगरमच्छ का रेस्क्यू कर उसे चंबल नदी में छोड़ दिया गया। इन 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे वन विभाग के रेस्क्यू के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। अब लोग अपने घर में हैं और मगरमच्छ नदी में जा चुका है। और इस वक्त
की बड़ी खबर का रुख करते हैं। सलमान खान को धमकी देने वाला व्यक्ति और 5 करोड़ की फिरौती मांगने वाले व्यक्ति को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कुछ दिन पहले आरोपी ने मुंबई ट्रैफिक पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी देकर 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी। अब मुंबई पुलिस ने झारखंड से इसे गिरफ्तार किया है। सलमान को मारने की धमकी देने वाला जिसने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी। ट्रैफिक पुलिस के मोबाइल पर व्हाट्सएप से ये मैसेज किया था धमकी वाला। अब उसको पकड़ लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुंबई पुलिस ने झारखंड से इसे गिरफ्तार किया है। तो सलमान को मारने की धमकी देने वाला अरेस्ट किया गया है। आज आरोपी को पुलिस मुंबई लाएगी और कोर्ट में पेश करेगी। सलमान खान की धमकी के मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। सलमान को मारने की धमकी देने वाला फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि बाद में आरोपी ने उसी हेल्पलाइन नंबर पर माफी भी मांगी थी। लेकिन बड़ी खबर, 5 करोड़ की फिरौती की मांग करने वाला जो आरोपी है उसे पकड़ा गया है। केरल की वायनाड सीट से कल प्रियंका गांधी ने नामांकन दाखिल किया। लेकिन कल की इस पूरी खबर में सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा हो रही है तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर नामांकन के दौरान की लगातार वायरल हो रही है और इसी तस्वीर को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमलावर है। क्या है तस्वीर, आप भी देखिए। केरल की वायनाड सीट पर होने वाले उपचुनाव की इन दिनों खूब चर्चा है। इस सीट से प्रियंका वाड्रा ने नामांकन दाखिल किया है। प्रियंका वाड्रा पहली बार कोई चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने नॉमिनेशन किया तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सब शामिल हुए। लेकिन नॉमिनेशन रूम से आई एक तस्वीर ने पूरी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। पहले इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर वायनाड में डीएम ऑफिस के अंदर की है। गेट थोड़ा सा खुला है। बाहर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंतजार में खड़े हैं। गेट से अंदर झांक रहे हैं। अंदर एंट्री नहीं मिलने की बेचैनी उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। जबकि डीएम ऑफिस के अंदर प्रियंका के नॉमिनेशन में पूरा गांधी परिवार बैठा नजर आया। इस तस्वीर के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है और कांग्रेस के दलित प्रेम पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी पार्टी है। इसका एक और परिचायक आज मिलता है। जब वायनाड में पारिवारिक कंपनी प्रियंका वाड्रा का नॉमिनेशन फाइल करने गई थी तो उन्होंने शुरुआत में खड़गे जी का नाम ही नहीं दिया कि वो भी अंदर रह सके और नॉमिनेशन के समय पर उपस्थित रह सके। इसीलिए परिवार के ही कुछ सदस्य अंदर चले गए और खड़गे जी को बाहर कर दिया गया। और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों से जुड़ी हुई है। इंडी गठबंधन के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ने वाले हैं। अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान उपचुनावों से पहले सामने आ गया है। तो बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा बात सीट की नहीं जीत की है। एक भी वोट न घटने पाए, एक भी वोट न बटने पाए। बार बार अखिलेश ये बात कह रहे हैं कि वोट बटने ना पाए। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। और बड़ी खबर, बड़ा ऐलान अखिलेश यादव की तरफ से। उपचुनाव में इंडी गठबंधन साइकिल चिन्ह पर चुनाव लड़ेगा। यानी गठबंधन की पार्टियां, सिंबल जो होगा वो समाजवादी पार्टी का होगा, उम्मीदवारों का। ये बात कही है और इसका मकसद ये है कि सीट की नहीं, बात जीत की है। अखिलेश ने ये बात साफ की।